हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अशोक प्रजापति AKP स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो फ्रेंड्स, आव्यू की कोटिक तक तो हमने कल पढ़ लिया था पिछली क्लास में। उसके आगे आज की क्लास में हम आव्यू के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। और कल मैंने जो क्वेश्चन आपको बताए थे उसी टाइप के और क्वेश्चन आपको करना चाहिए था। आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और आज की क्लास चलो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आ जाते हैं आव्यू के प्रकार। आव्यू के कौन कौन से प्रकार हैं और उनकी डेफिनेशन क्या क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने का कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला है रो मैट्रिक्स, पंक्ति आव्यू, ठीक है। वह आव्यू जिसमें केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति आव्यू कहलाता है। मतलब कि वह आव्यू जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, उसमें कॉलम है वो कितने भी हो सकते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 जितने भी हो सकते हैं, लेकिन पंक्ति सिर्फ एक होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कोई रेंडमली नंबर लिया है a = 0, 3, -1, 4 ये लिया है। यहाँ पे ये कॉमा नहीं है फ्रेंड्स, मैं आपको पहले बता देता हूँ। मैट्रिक्स के अंदर जो हम डिजिट लिखते हैं उनमें कॉमा नहीं लगती है, बिल्कुल भी नहीं लगती है। कॉमा आपने यदि लगा दिया तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, वो ध्यान देने की बात है, ठीक है। तो ये आपको आव्यू दिख रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ यही एक रो है, ठीक है, जिसको R नाम दे दीजिएगा। और होता तो R1 R2 ऐसे कर देते, ठीक है। और ये है कॉलम, C1 कॉलम हो गया, 4 कॉलम हो गया ना, C2 हो गया, C3 हो गया और ये C4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस आव्यू की कोटि बताइए, आप बताइए। यहाँ पे ये जो दे रखी है m × n, मतलब कि m की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू 4 है, तो कोटि हो गई 1 × 4, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला इस टाइप से बन जाता है आव्यू की कोटि निकालने का, कि इसमें रो है वो एक ही रहती है, चेंज नहीं होती है, ठीक है। एक ही रहती है तो एक को फिक्स रखा है, और कॉलम है वो चेंज होते रहते हैं। कॉलम को हम n से डिफाइन करते हैं, इसलिए 1 × n, जहाँ पे n है वो परिवर्तनशील है, n का वैल्यू जो है वो चेंजिंग होता रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पंक्ति आव्यू। अभी दूसरा है स्तंभ आव्यू, ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें इसका अपोजिट हो जाएगा, जैसे कि इसमें रो एक होनी चाहिए, कॉलम चेंजिंग होता है, कॉलम बहुत सारे हो सकते हैं, 2, 4, 6, 8 जितने भी। उसी प्रकार से इसके अंदर रो है वो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन कॉलम सिर्फ एक होगा, ठीक है। वह आव्यू जिसमें केवल एक स्तंभ हो, आ गया ना। वह आव्यू जिसमें केवल एक स्तंभ हो, स्तंभ आव्यू कहलाता है। स्तंभ आव्यू की कोटि m × 1, मतलब कि इसमें m है वो चेंजिंग हो रहा है, परिवर्तनशील है, ठीक है। m की वैल्यू हम 2, 4, 6, 8 जितना ले सकते हैं, क्योंकि इसमें रो तो हम बहुत सारी हो सकती है, लेकिन कॉलम सिर्फ एक होता है, कॉलम फिक्स है, कॉलम एक ही होता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से इसका फॉर्मूला हुआ है m × 1, ठीक है। स्तंभ आव्यू की कोटि का फॉर्मूला हुआ है m × 1। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिया है कोने में, छोटा सा ध्यान से देखिए। P कोई आव्यू है, ठीक है, जिसमें 1, -1, 0, 3 ये अवयव है, ठीक है। तो इसी प्रकार से देखिए, R1 हो गया इसका पहला रो, R2 हो गया सेकंड रो,
और R3 थर्ड और R4 है वो फोर्थ हो गया, 3 है जो फोर्थ हो गया, ठीक है। तो और कॉलम देखिए, कॉलम सिर्फ एक ही दिखाई दे रहा है आपको, कॉलम सिर्फ एक ही है, तो इसकी कोटि आप बताइए, कोटि क्या हो गई। तो देखिए कोटि ये लिखा है 4x1, ये इसकी कोटि हो गई, ठीक है। P अवयव की कोटि है वो 4x1 हो गई, ठीक है। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स थर्ड जो अवयव का टाइप है वो है जीरो मैट्रिक्स, मतलब शून्य अवयव, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से लेते हैं कि m×n क्रम का वह अवयव जिसके सभी अवयव जीरो हो, शून्य अवयव कहलाता है। शून्य अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल O से निरूपित करते हैं, ठीक है। तो शून्य अवयव के अंदर जो अवयव होंगे वो सभी के सभी 0 0 0 0 0 होने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, 0 0 हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे O कोई शून्य अवयव है जिसके अंदर 0 0 0 0 0 0 इस प्रकार से मैंने अवयव लिखे हैं। तो इस अवयव की कोटि होगी गाइज 3×2, ठीक है। कोटि सबको आनी चाहिए, ठीक है। कोटि कैसे डिफाइन करते हैं, सबको आनी चाहिए, ठीक है। तो अवयव का चौथा रूप होगा वर्ग अवयव, ठीक है। तो वर्ग अवयव किसे कहते हैं, मतलब कि वर्ग का नाम आते ही आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि ऐसा अवयव जिसकी लंबाई और चौड़ाई वो सेम हो, ठीक है। ऐसा आपको दिमाग में आना चाहिए, मतलब कि जिसकी रो और कॉलम सेम हो। सेम मतलब यदि 2 रो है तो 2 कॉलम हो। सेम का मतलब ये नहीं है कि उसके अवयव ही सेम हो, मतलब सेम जितनी मतलब कि कॉलम हो उतनी रो होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि 2 रो हो तो 2 ही कॉलम होने चाहिए, 3 रो हो तो 3 कॉलम होने चाहिए, इसी प्रकार से, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से देखते हैं, वह अवयव जिसमें पंक्तियों व स्तंभों की संख्या बराबर हो, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या इक्वल हो, वर्ग अवयव कहलाता है। अर्थात m=n, मतलब कि पंक्तियों की संख्या है वो कॉलम की संख्या के इक्वल है, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैंने इस प्रकार से लिया है, x कोई वर्ग अवयव है तो x = -2, -4, 0 और 3, ये कोई रेंडमली मैंने अवयव लिए हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए R1 हो गई ये तो, और ये R2 हो गई, ठीक है। 2 रो तो ये हो गई, तो 2 ही कॉलम होना चाहिए, तो ये रहे 2 कॉलम, C1 हो गया एक और दूसरा C2। तो इसी प्रकार से वर्ग अवयव है ये जो एग्जाम्पल लिया है, इसकी कोटि क्या होगी, कोटि देख के बताइए। तो इसकी कोटि होगी 2×2, ठीक है। तो इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए 5वां जो अवयव का प्रकार है वो है विकर्ण अवयव, ठीक है। तो विकर्ण अवयव किसे कहते हैं, इसको देखिए, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाने का कोशिश किया है। तो फ्रेंड्स विकर्ण अवयव होता है ऐसा वर्ग अवयव, विकर्ण अवयव की सबसे पहली शर्त तो यही आ गई, वर्ग अवयव का नाम देते ही, ठीक है, कि वह विकर्ण अवयव वही होगा जो वर्ग अवयव हो, ठीक है। सबसे पहले शर्त तो यही हो गई कि वर्ग अवयव होना चाहिए, ठीक है। ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों के अलावा शेष सभी अवयव 0 हो, ठीक है। मुख्य विकर्ण के अलावा सभी बाकी के जो अवयव है वो 0 होने चाहिए, ठीक है।
तो वीकिन अवयव कहलाता है, ठीक है ना। जैसे P कोई वीकिन अवयव है जिसमें, ये देखिए फ्रेंड्स, ये वीकिन बन रहा है ना P अवयव के अंदर, ये देखिए ये बन रहा है वीकिन। वीकिन के 0 नहीं है, और वीकिन के अलावा बाकी देखिए इधर भी 3 डिजिट है और इधर भी 3 डिजिट है, तीनों की इधर भी मतलब कि 0 0 0 बन रहा है और इधर भी 0 0 0 बन रहा है। मतलब कि मुख्य वीकिन ये हो गया और मुख्य वीकिन के अलावा बाकी 0 0 हो गया, है कि नहीं। A11 की वैल्यू 3 हो गई, और यहाँ पे A22 की वैल्यू देखिए -1 हो गई कि नहीं हो गई, होगी ना। और यहाँ पे देखिए A33 की वैल्यू देखिए 9 हो गई, ठीक है। तो ये मुख्य वीकिन बन गया ना। इसी प्रकार से इस P जो वीकिन अवयव है इसकी कोटि देखिए बताइए आप, ठीक है। 3×3 इसकी कोटि हो गई, ठीक है। हर अवयव की कोटि आपको मतलब आनी चाहिए, ठीक है। ये ज़रूरी है, आपको कोटि तो कम से कम पता होनी ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि कोटि का क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का कहीं ना कहीं पूछ ही लेता है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको ध्यान में रखना है सिर्फ और सिर्फ। एक बार आप अच्छे से देख लोगे तो आप कभी नहीं बोलोगे, ज़िंदगी भर नहीं बोलोगे, ठीक है। तो दूसरा इसमें वीकिन इस प्रकार से भी बन रहा है। तो क्यों मैंने कोई यहाँ पे वीकिन अवयव लिया है, उसके अंदर ये वीकिन इस टाइप से भी बन रहा है, तो इस प्रकार से भी लिया है, ठीक है। तो दोनों टाइप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो सभी अवयव हैं वो 0 0 0 है, ठीक है। मुख्य वीकिन के अलावा बाकी अवयव 0 0 0 होंगे, ठीक है ना। तो इसमें इसकी भी कोटि 3×3 है। ये ज़रूरी नहीं है कि 3×3 कोटि का ही अवयव हो, मतलब 4×4 का भी हो सकता है, 5×5 का भी हो सकता है, 2×2 का भी हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इससे आगे बढ़ते हुए हम मैट्रिक्स का छठा प्रकार देखते हैं। छठा प्रकार है अदिश अवयव, ठीक है। अदिश अवयव, तो ऐसा वीकिन अवयव, तो पहली कंडीशन यहीं दे देता है, ठीक है। ये कंडीशन आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है कि ऐसा वीकिन अवयव जिसमें मुख्य वीकिन के सभी अवयव समान हो, मुख्य वीकिन के सभी अवयव समान हो, ठीक है, अदिश अवयव कहलाता है। मतलब कि ये अवयव ऐसा हो गया कि सबसे पहले तो ये वीकिन अवयव होना चाहिए, और वीकिन अवयव की कंडीशन ये थी कि वो वर्ग अवयव होना चाहिए। तो इसका मतलब अदिश अवयव वही हो सकता है जिसमें एक तो मुख्य वीकिन का जो दे रखा है, मुख्य वीकिन का दे रखा है वो होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि मुख्य वीकिन के अलावा बाकी 0 0 होना चाहिए, बाकी अवयव 0 0 होना चाहिए, है ना। और दूसरी बात यह है कि वह एक वर्ग अवयव होना चाहिए, है ना। मतलब वीकिन अवयव दे दिया तो वर्ग अवयव होना चाहिए, और एक मुख्य वीकिन के अलावा बाकी 0 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया, इस प्रकार से अदिश अवयव की डेफिनेशन इस प्रकार से होगी कि ऐसा वीकिन अवयव जिसमें मुख्य वीकिन के सभी अवयव समान होने चाहिए, ठीक है ना, अदिश अवयव कहलाता है। तो अतः अदिश अवयव है वो A = Aij में Aij = 0 होगा जब I की वैल्यू है वो j के इक्वल नहीं होगी, और Aij की वैल्यू कोई आएगी k, कोई अचर वैल्यू है तो k वैल्यू आएगी जब I है j के इक्वल होगा, ठीक है ना गाइज। k मतलब कि मैंने लिया है अचर वैल्यू है कोई भी, तो यहाँ वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ, मतलब, ठीक है। तो इसका एग्जांपल इस प्रकार से लिया है कि आगे मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगे तो आपको समझ में आएगा, और अभी भी आ रहा होगा क्योंकि बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूँ आपको, एक छोटे बच्चों के जैसे समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका एग्जांपल इस प्रकार से लिया है, ए कोई अदिश अवयव है जिसके अंदर मतलब मुख्य वीकिन के अवयव जो है वो मैंने सेम ले लिया है, 3 3 3 ले लिया है, 1 1 1 भी हो सकता है, मतलब कि 4 4 4 भी हो सकता है, 5 5 भी हो सकता है, जो भी, और इधर से भी
वीकेंड बन सकता है, ठीक है। लेकिन दोनों वीकेंड ध्यान रखना, दोनों वीकेंड है वो एक साथ मत बना देना, ठीक है। ये वीकेंड हो गया तो ये वीकेंड है वो इसी अवयव में नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब कि एक ही वीकेंड होना चाहिए, एक ही वीकेंड के अलावा बाकी जो अवयव है वो 0 0 होने चाहिए, ठीक है। तो ये जो अवयव है कितनी कोटि का हो गया, 3x3 कोटि का ये अवयव हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए इसका अवयव का 7वां प्रकार हम देखते हैं। 7वां हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब कि इकाई या तत्समक अवयव, ठीक है ना। तो ऐसा विकर्ण अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी, ऐसा विकर्ण अवयव, समझिए, ऐसा विकर्ण अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव है वो इकाई हो, ठीक है, तथा अन्य सभी अवयव है वो 0 हो, इकाई अवयव कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें विकर्ण अवयव दे दिया है तो इसका मतलब कि बाकी तो 0 0 होने ही हैं, है कि नहीं। विकर्ण में मतलब मुख्य विकर्ण के अलावा बाकी 0 0 हो रहे थे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो इकाई अवयव है वो एक अदिश अवयव भी हो गया, विकर्ण अवयव भी हो गया और वर्ग अवयव भी हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो इकाई अवयव के अंदर मुख्य विकर्ण के जो अवयव हैं वो 1 1 1 होना चाहिए, ठीक है ना। ये 4x4 का भी कोटि का भी अवयव हो सकता है, 5x5 कोटि का भी अवयव हो सकता है, लेकिन मुख्य विकर्ण जो है वो 1 1 1 इकाई होना चाहिए और बाकी सभी जो अवयव है वो 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इकाई अवयव को हम कैपिटल I से निरूपित करते हैं और प्रत्येक इकाई अवयव है वो एक अदिश अवयव होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया ही है अभी की अभी, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल है वो I = 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इस प्रकार से लिया है। A11 की वैल्यू यहाँ पे 1 लिया है, मतलब कि इस प्रकार से जो विकर्ण बन रहा है इसकी वैल्यू हमने 1 1 1 ले लिया है, ठीक है। और हाँ, हम ऐसे भी ले सकते थे कि मतलब इसको 0 कर सकते थे, इसको 0 कर सकते थे और इधर से हम 1 1 1 भी ले सकते थे। मतलब विकर्ण बनाना हमको तो विकर्ण का मतलब तो यही हो गया ना कि इधर से मतलब भी 1 1 1 ले सकते थे, ठीक है ना। तो ये हो गया 3x3 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो इससे अगला प्रकार हम देखते हैं 8वां प्रकार, वो हो गया इक्वल मैट्रिक्स, समान अवयव, ठीक है ना। तो समान अवयव का मतलब देख लीजिएगा, 2 अवयव एक दूसरे के समान कहलाते हैं। समान अवयव का मतलब यह होता है कि 2 अवयव होना चाहिए और दोनों एक दूसरे के समान होने चाहिए, तभी वो समान अवयव होंगे, ठीक है। 2 अवयव एक दूसरे के समान कहलाते हैं यदि वे समान कोटियों के हो तथा दोनों अवयवों के संगत अवयव है जो एक ही समान होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब कि इसमें दे रखा है, इसमें ऐसा दिया है कि 2 अवयव है वो तभी समान कहलाते हैं जब वो समान कोटि के हो, कम से कम। पहली बात तो यही होगी कि समान कोटि के हो, और दूसरी बात ये हो गई कि दोनों के अवयव है वो सेम होने चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि वो विकर्ण अवयव होना चाहिए, अदिश अवयव होना चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है, वर्ग अवयव होना चाहिए। ऐसे मतलब कि रो है वो 3 भी हो सकती है, कॉलम 4 भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन दोनों का सेम होना चाहिए। जो दोनों 2 अवयव ले रहे हैं, दोनों का ही कॉलम और रो सेम होनी चाहिए और उनके अंदर अवयव के अंदर जो अवयव जो दे रखे हैं वो सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल यह है A = 2 3 4 0, तो यह हो गया 2x2 का एक अवयव हो गया
और बी अवयव जो लिया है 2 3 4 0, मतलब सेम सेम अवयव लिए हैं, ठीक है ना, ठीक है ना फ्रेंड्स, सेम सेम अवयव लिए हैं, तो इसका भी 2 क्रॉस 2 कोटि का अवयव हो गया, ठीक है, ठीक है ना। और ए आई जे इक्वल टू बी आई जे, मतलब कि ए अवयव के जो बाकी सभी अवयव हैं वो बी अवयव के सभी अवयवों के समान होने चाहिए। ए के अवयव है वो बी के समान होने चाहिए, ठीक है, बी के अवयव के समान, ठीक है ना, यही बात शो की है यहाँ पे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये हो गया ना, बाकी ए इक्वल टू बी, मतलब कि ए है, ए और बी है वो दोनों समान अवयव है, ठीक है ना। तो आगे मैंने क्वेश्चन लिया है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिया है। ये क्वेश्चन भी, इस टाइप के क्वेश्चन भी मतलब पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर भी पूछे जाते हैं और कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर भी आया जाते हैं। तो इसमें मतलब कि इस प्रकार से लिया है कि यदि मतलब कि ये समान अवयव होगा तभी मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, ठीक है ना। जो भी है एक्स, इसमें एक्स वाई दिया है, पी क्यू दिया है, तो एक्स वाई और पी क्यू की वैल्यू हमको निकालना होगा, ठीक है ना। तो यदि ए इक्वल टू एक्स प्लस वाई 4 6 एक्स माइनस वाई, ठीक है ना, 2 इसमें रो दिया है और 2 ही कॉलम दिया है, तथा बी इक्वल टू 9 पी क्यू 8 हो यदि ए इक्वल टू बी, समान अवयव आ गया ना गाइज, आ गया कि नहीं आया, समान अवयव आ गया कि ए अवयव है वो बी के समान है, तो एक्स वाई पी क्यू के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिएगा, आपको आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आता है तब हम कल इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, कि आपको वीडियो यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, घंटी बटन है सब्सक्राइब के पास में मिलेगा आपको, तो वो आप ज़रूर क्लिक कर लीजिए ताकि सबसे पहले अगला वीडियो जो आएगा वो आपके पास है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं। जय भारत, जय हिंद।